आखिर कब तक इनको गिरफ्तार कर पाती है पुलिस। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर के विद्याधर नगर में पुलिस की सजगता के चलते डकैती की एक बड़ी वारदात होने से पहले ही बेपर्दा हो गई है और पुलिस ने उस सुरंग का पता लगा लिया जिसे डकैती की प्लानिंग के तहत तैयार किया जा रहा था। फेल हुई डकैती की प्लानिंग, वारदात से पहले ही बेपर्दा हुआ प्लान। सुरंग की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डकैती के लिए बदमाशों ने जो प्लानिंग तैयार की थी वो कितनी फुल प्रूफ थी। लेकिन अगर सब्जी मंडी में आकर गाड़ी का पहिया नहीं फंसता तो उसका खुलासा नहीं हो पाता। ये वो सुरंग है जो खोदी गई थी और ये सुरंग ठीक बैंक के स्ट्रांग रूम के ठीक नीचे की तरफ ये सुरंग इस वक्त जो है वो आ रही है। करीब 80 से 100 फुट से ज्यादा लंबी ये सुरंग बताई जा रही है। अंडरग्राउंड जो लाइन होती है ठीक उसके सहारे इस पूरी सुरंग को खोदा गया। सुरंग में कई महत्वपूर्ण सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मौके पर जो सुरंग है और एफएसएल की टीम के तमाम अधिकारी हमारे साथ में मौजूद है। एफएसएल के जो तमाम अधिकारी वो मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ यहाँ पर मिला है क्या कुछ नहीं मिला है। और पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं वहां से ये सुरंग शुरू हुई थी और ठीक मेरे सीधे हाथ की तरफ मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे ठीक पीछे की तरफ ये बैंक की इमारत है, इसके आगे बैंक का स्ट्रांग रूम है और उसके ठीक नीचे ये सुरंग यहां तक आ रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि 80 से 100 फुट लंबी गहरी सुरंग जो है वो यहां पर खोदी गई और उस सुरंग के अंदर जो है खाने की जो प्लेट्स होती है थाली वो मिली है। इसके अलावा पहनने के कपड़ों के अलावा जो पावड़ा गेती और जो तमाम अन्य उपकरण है वो यहाँ पर मिले हैं। डकैती के लिए तैयार की गई सुरंग तो आप देख ही चुके हैं। अब जरा इस दुकान को भी गौर से देखिए। ये वही दुकान है जिसे करीब 6 महीने पहले किराए पर लिया गया था, जहां दिन में खेती से जुड़ी सामग्री को बेचा जाता था। लेकिन आरोप के मुताबिक रात होते ही यहां सुरंग को खोदने का काम शुरू हो जाता था। बड़ा खुलासा राजधानी जयपुर की पुलिस ने किया है। ये तस्वीर है विद्याधर नगर के उस बैंक के ठीक पीछे की जहां पर एक सुरंग बनाई गई। कई लंबी फीट ऊंची जो सुरंग है, गहरी सुरंग बना करके इस सुरंग को कई महीनों और कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया गया। मगर पुलिस ने इन बदमाशों के लिटोरों के अरमानों पर पानी फेर दिया और डकैती से ठीक पहले पुलिस को इस सुरंग की सूचना मिली। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं इसके ठीक मेरे दाहिनी ओर जो है सीधे के हाथ की तरफ जो है यहाँ पर एक बैंक मौजूद है, एसबीआई बैंक, और इसके ठीक पास में कई अन्य बैंक और एटीएम्स भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो दुकान दिखाते हैं जहां से ये सुरंग की शुरुआत हुई। पीछे सब्जी मंडी तक ये सुरंग इस दुकान के अंदर से ही जो है वो निकाली गई थी और इस दुकान को फिलहाल पुलिस ने सीज कर दिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ से एफएसएल की टीम ने जो सबूत हैं वो यहाँ से एकत्रित किए हैं। इस दुकान के अंदर बताया जाता है कि दिन में तो खाद बीज का काम चलता था और रात को जो है इस दुकान के जो अंदर जो व्यापारी होते थे 3 से 4 ऐसे लोग होते थे जो यहाँ से इस जमीन के अंदर जो है वो सुरंग को लगातार खोद रहे थे। स्थानीय व्यापारी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या सूचना मिली थी और कल कैसे आप लोगों को आशंका हुई और आज कैसे पुलिस को सूचना दी? सुबह मॉर्निंग में जब मैं आया तो कोई व्यापारी हमारे वहाँ कोई बंदा बैठता है वहाँ काम करता है, उसने आके ये कहा कि भाई साहब मेरी आलू की गाड़ी आई है, उससे जमीन धस गई है नीचे, उसका एक ट्रॉली मंगवा के और उसको पटाया जाए, पाट दिया जाए। तो मैं जाके देखा तो वहाँ एक जो गड्ढे में नजर की मैंने तो उसमें बल्ब लगा हुआ था और बलियां खड़ी थी और आगे मेरे को सुरंग नजर आई। हमने पुलिस को सूचित किया और उसके बाद पुलिस ने आके जो निरीक्षण किया उससे पता चला कि ये बहुत लंबी सुरंग है। पुलिस की माने तो दुकान के बेसमेंट से सुरंग को खोदने का काम किया गया, जिसका इरादा पास के बैंक और एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाना था। पुलिस को अब तक की जांच के दौरान सुरंग से जो सबूत मिले थे वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। 350 फीट ये टनल खोदी जा चुकी है और बैंक से ये 40-50 फीट ही और इसकी दूरी बची थी और ये काम ये पिछले 5-6 महीने से कर रहे हैं, जिस तरह से अभी प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। न्यूज़ 18 राजस्थान ने मौके पर पहुंचकर करीब से उस सुरंग को देखा, जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर डकैतों की प्लानिंग फेल नहीं होती तो कितनी बड़ी वारदात हो सकती थी। कि यहाँ पर 3 से 4 लोग जो थे वो इस दुकान के अंदर इस दुकान को किराए पर लेकर के और उसमें यहाँ खाद बीज की दुकान वो चला रहे थे और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो पड़ताल की गई और पड़ताल के बाद में सामने आया कि यहाँ पर एक बड़ी डकैती का जो है वो प्लान किया। पुलिस ने फिलहाल इस दुकान को सीज कर दिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जयपुर के विद्याधर नगर में जिस तरीके से एक दुकान के बेसमेंट से सुरंग खोदी गई वो अपराधियों के बुलंद हौसले की तस्दीक करती है।
लेकिन उससे पहले अचानक एक आलू की गाड़ी सब्जी मंडी में आती है, सड़क धंसती है और पूरे घटनाक्रम के बाद में, इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बाद में इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है जब पुलिस यहां आती है। तो पुलिस भी हतप्रभ रह जाती है कि जयपुर जैसे शहर के अंदर फिल्मी स्टाइल में इस तरह की डकैती की वारदात जो है वो प्लान की जा रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश कर रही है और मौके से एफएसएल की टीमें सबूतों को एकत्रित कर चुकी है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। टोंक के निवासी कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान जिन डंपरों को जब्त किया है वो उनके मां के नाम पर रजिस्टर बताए जा रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में 6 एफआईआर में से 4 में पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा को नामजद किया गया है। अवैध खनन पर प्रशासन का चाबुक, बढ़ सकती है पूर्व विधायक की परेशानी। खनिज विभाग की एफआईआर में प्रशांत बैरवा नामजद। बरौनी थाने में खड़े ये वही डंपर हैं जिन्हें पुलिस और माइनिंग विभाग ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान जब्त किया है। आरोप है कि डंपरों को अवैध कार्टेज पत्थर से ओवरलोड कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। लेकिन इस मामले में जो नाम सामने आ रहा है वो है कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा का। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक माइनिंग विभाग ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के मामले में जो 6 एफआईआर दर्ज कराई है उसमें से 4 में प्रशांत बैरवा को नामजद किया है। 6 अवैध गाड़ियां डंपर वहाँ खड़े मिले, जिनको चेक करवाया तो उनमें क्वार्ट्स खनिज भरा हुआ था और मौके पे हमने माइनिंग विभाग को बुलाया। वहाँ पे माइनिंग विभाग के एमई साहब वहाँ मौके पे आए, उनको चेक करवाया गया, उनका रवाना वगैरह सारी चीज़ें उनकी चेक की तो मौके पे अवैध पाई गई। अभी सामने आया है प्रसिद्धि मिनरल्स के नाम से रजिस्टर्ड हैं कुछ वाहन, तो इनको चेक करवाएंगे। अनुसंधान का विषय है, ये अनुसंधान में जो भी सामने आएगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की माने तो उन्हें लंबे वक्त से बहड़ गांव में अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसमें चारागाह की जमीन पर अवैध खनन की बात भी सामने आ रही थी। जानकारी की माने तो बहड़ गांव में ही प्रसिद्धि मिनरल्स के नाम से प्रशांत बैरवा की कार्टेज पत्थर की खान है। आरोप है कि कांग्रेस की सरकार में लोगों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सूचना आई थी कि गाड़ियों में ओवरलोड माल भर के जा रहा है, रॉयल्टी का एविजन का मामला है। इनको तुलवा रहे हैं हम लोग अभी ना, तुलवाने के बाद में क्लियर हो पाएगा ये कितने रॉयल्टी का एविजन का मामला है। जांच करेंगे इसमें। कितने वाहनों पर कार्रवाई की गई है? ये टोटल 7 व्हीकल है अभी तो, है ना। बाकी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पता पड़ जाएगा। कहाँ से किया जा रहा है बताया जा रहा है? प्रशांत बैरवा कहाँ से किया गया कार्रवाई? नहीं, उनकी माताजी के नाम से है और जैसे भी जांच होगी बता देंगे। प्रशांत बैरवा से इस बाबत जब उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने खुद को टोंक से बाहर बताया। हालांकि उन्होंने खनिज विभाग की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित भी बताया। निवाई से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रशांत बैरवा की मुश्किलें बढ़ सकती है। पुलिस और खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 6 अवैध पत्थरों से भरे वाहन जब्त किए। खनिज विभाग की ओर से दी गई 6 एफआईआर में से 4 एफआईआर में प्रशांत बैरवा को नामजद किया गया है। बरौनी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार 26 जनवरी को जमीन से लेकर आसमान तक भारत का पावर दिखने वाला है, जिसको लेकर खास तैयारियां भी की गई हैं। देखिए रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत में आजाद आसमान का सबसे भरोसा दिलाने वाली तस्वीर है ये। युद्ध छेड़ने पर दुश्मन के हवाई घेराबंदी का यकीन है ये। अगर जंग हुई तो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने वाली मशीन है ये। ये है इंडियन एयरफोर्स।
धड़कते जेट इंजन, टेक ऑफ के लिए तैयार ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। 26 जनवरी की परेड में फ्लाई पास्ट के दौरान वायुसेना अपना मेगा शो दिखाने जा रही है। इस बार फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 54 विमान उड़ेंगे, जिसमें फ्रांस के जेट भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के 29 विमान तो फाइटर जेट होंगे, 8 ट्रांसपोर्ट विमान होंगे, 13 हेलीकॉप्टर होंगे। इसके अलावा एक हेरिटेज विमान होगा, यानी डकोटा भी इस बार फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेगा। साथ में फ्रांस का टैंकर विमान और फ्रांस के ही राफेल जेट भी इस बार फ्लाई पास्ट में होंगे। इस बार फ्लाई पास्ट में महिला शक्ति देखने को मिलेगी। 15 महिलाएं इस बार विमान उड़ाएंगी और इनमें 6 महिलाएं तो फाइटर जेट पर होंगी। गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम सबको गर्व है कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इस अवसर पर मैं अपने स्क्वाड्रन की ओर से पूरे देश को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और साथ ही यह बताना चाहती हूं कि भारतीय वायुसेना किसी भी परिस्थिति में देश की सेवा में तत्पर है। इस बार भी 26 जनवरी से पहले उत्तर भारत के तमाम एयरबेस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। अंबाला से लेकर सिरसा और आदमपुर से बरेली तक बहुत हलचल है। ये वो एयरबेस हैं जो पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ सबसे खास एयरबेस माने जाते हैं। हर तरफ तैयारी देखने लायक है। MiG-29 जो इस बार बाज फॉर्मेशन में उड़ रहा है, उसके पायलट की तरफ से मैसेज देखिए। इस साल भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 47 स्क्वाड्रन के बहादुर पायलट्स कर्तव्य पथ पर 3 MiG-29 जहाजों के साथ बास फॉर्मेशन में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सलामी मंच के सामने से उड़ान भरेंगे। फ्रांस से इस बार ये खास पेशकश इसलिए क्योंकि वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं। लेकिन सबकी नजर इंडियन एयरफोर्स पर है। फाइटर जेट हो या फिर हेलीकॉप्टर, एक एक पुर्जे को जांचा जा रहा है। इस बार अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ देश में बना प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा और इसकी फॉर्मेशन का नाम भी रखा गया है प्रचंड। वैसे ज्यादा फायर पावर के मामले में अपाचे भी है, जिसे भारत के हेलीकॉप्टर वाले जंगी जखीरे में सबसे खतरनाक मशीन माना जाता है। अपाचे वो हेलीकॉप्टर है जिसने इराक से लेकर अफगानिस्तान में अपना कमाल दिखाया। हेल फायर मिसाइल किसी भी तरह के टारगेट को बहुत सटीक तरीके से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। ये मिसाइल 8 से 12 किलोमीटर की रेंज में बहुत अचूक तरीके से हमला करती है। हेल फायर जैसी मिसाइल के साथ यह हेलीकॉप्टर और खतरनाक हो जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर है। अपाचे 16 एंटी टैंक हेल फायर मिसाइल फायर करता है। अपाचे में लगी गन में 1200 गोलियां एक बार में भरी जा सकती हैं। इसमें लगे 70 मिलीमीटर के रॉकेट बहुत खतरनाक है, जो पूरी बटालियन पर भारी पड़ सकते हैं। अकेला यह हेलीकॉप्टर पूरी टैंक रेजिमेंट को रोक सकता है और उनमें अफरा तफरी मचा सकता है। देखा जाए तो टैंक के खिलाफ युद्ध में अपाचे का कोई मुकाबला नहीं। दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर सटीक हमला करने में अपाचे सबसे आगे माना जाता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस अपाचे को दुनिया के कई देश खरीद चुके हैं। भारत के पास 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का बेड़ा है जो पठानकोट में तैनात है, लेकिन लॉन्ग रेंज वाली सुपरसोनिक रफ्तार वाला आक्रमण तो फाइटर जेट करते हैं और इसमें भारत की ताकत देखिए। सुखोई 30 MKI 262 विमान हैं, MiG-29 60 हैं, मिराज 2000 49 हैं, जैगुआर करीब 100 हैं, MiG-21 36 बचे हैं जो 2025 तक रिटायर कर दिए जाएंगे, राफेल 36 हैं, तेजस 40 फाइटर हैं और ऐसे नए विमान लगातार वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं। तेजस यानी चमक। ये चमक हिंदुस्तान के आसमान में ऐसी रोशनी है जिसमें भविष्य के लड़ाकू विमान तैयार करने की मजबूत बुनियाद कही जा सकती है। तेजस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ साल में काम काफी तेजी से शुरू हुआ है। तेजस की खासियत ये भी है कि इसे उड़ने के लिए बेहद छोटी हवाई पट्टी चाहिए। ये 460 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। इसमें लगे इजरायल के एवियोनिक्स यानी रेडार और बाकी कंप्यूटर सिस्टम इसे कई मायनों में ज्यादा आधुनिक बना देते हैं। अभी तेजस में लगा रेडार एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर निशाना साध सकता है। यह बात इसे टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स में शामिल कर देती है।
मार्क 1A के बाद अब बारी है तेजस मार्क 2 की, यानी तेजस के और भी खतरनाक वर्जन की, यानी तेजस मार्क 2 की। ये मौजूदा तेजस से बहुत बेहतर होने जा रहा है। मार्क 2 मार्क 1 से बड़ा होगा और इसकी रेंज भी ज्यादा होगी। ये ज्यादा बम और मिसाइल लेकर भी ऑपरेट कर पाएगा। मार्क 2 में 6500 किलो बम ले जाए जा सकेंगे। मार्क 1 की क्षमता 3500 किलो बम और मिसाइल की है। इसमें पायलट के लिए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम होगा, जैसा कि राफेल में है। तो वहीं 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर मरुधरा का दम भी दिखाई देगा, जहां एक तरफ महिला शक्ति की ताकत आपको देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ उदयपुर का बेटे का साहस भी दिखाई देगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर राजस्थान का शौर्य दिखेगा। नारी शक्ति के साथ ही अपने राजस्थान के सरबजीत सिंह का साहस भी दिखाई देगा। राजस्थान की जयपुर की बेटी प्रियंका सेना में लेफ्टिनेंट हैं और उन्हें इस बात का गर्व भी है कि कर्तव्य पथ पर वो सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। वैसे राजस्थान वीरों की भूमि भी है और इसकी वीरता को अब ये नारी शक्ति भी आगे बढ़ा रही है। जय हिंद, मैं लेफ्टिनेंट प्रियंका सेना हूँ। मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से हूँ। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ और इस साल कंटिजेंट में मैं पिनाका सिस्टम को लीड कर रही हूँ। वहीं मरुधरा का एक और बेटा सरबजीत सिंह भी कर्तव्य पथ पर राजस्थान का गौरव बढ़ाएगा। सरबजीत सिंह मूल उदयपुर के रहने वाले हैं और सिख रेजिमेंट में मेजर के पद पर तैनात हैं। परिवार के लिए काफी बहुत ही एक गौरवपूर्ण मौका है। हमने सोचा नहीं था कि हम दोनों एक साथ यहाँ आएंगे। उसने भी अपना ट्राई किया, मैंने ट्राई किया एंड वी बोथ गॉट सिलेक्टेड। वहीं उनकी पत्नी इंडियन कोस्ट गार्ड में अधिकारी हैं, वो भी इस बार कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा ले रही हैं। सरबजीत सिंह के लिए ये गर्व का पल है। वैसे तो पूरे राजस्थान के लिए ये गर्व की बात है, जहां मरुधरा का मान अब कर्तव्य पथ पर भी दिखाई देगा। हालांकि सभी को अपने फर्ज निभाने पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में ठंड का ट्रिपल अटैक जारी है। शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों की धुजनी छुटा दी है और वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वहीं लोग भी अलाव के सहारे दिन गुजार रहे हैं। बता दें कि श्रीगंगानगर के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में सर्दी का ट्रिपल अटैक लगातार जारी है। आज भी श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में घने कोहरे की चादर बिछी हुई है, जिससे वाहन चालकों की खासी परेशानियां बढ़ गई हैं। अभी से हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, समूचा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय इन दिनों घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा पहले ही श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। देखा भी जा रहा है कि नए साल का पहला महीने की आज 24 तारीख हो गई है, लेकिन लगभग पूरे जनवरी के महीने में घने कोहरे ने श्री गंगानगर जिले को अपनी आगोश में ले रखा है। हालांकि दिन के समय जरूर आधे एक घंटे के लिए सूर्यदेव के दर्शन होते हैं, लेकिन उस समय भी सूर्यदेव में वो तपिश नहीं होती कि श्री गंगानगर वासियों को हाड़ कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। हालांकि कल के यदि दिन के तापमान की बात करें तो कल दिन का तापमान श्री गंगानगर में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में हनुमानगढ़ के संगरिया के बाद दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।